चलिए एक और मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, मॉडल पेपर नंबर 2। तो चलिए ठीक है, मैंने चूज़ कर लिया है मॉडल पेपर नंबर 2 और इसको भी सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमको सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है 0.25, तो उसी को लाइट में ध्यान में रख के इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में देखेंगे कि हमने जो सॉल्व किया है उनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने रॉन्ग हैं। तो यहाँ पर भी मॉडल पेपर नंबर 2 में भी मैं आपसे यही कहूँगा कि आप लोग अपने कमेंट्स जो चैट बॉक्स है उसमें देते रहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि आपको कितने क्वेश्चंस सॉल्व आप कर पा रहे हो, कितने नहीं कर पा रहे हो। हालांकि इस वाले मॉडल पेपर में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ईजी हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे ना क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो सारे क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते। रूटीन के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें 30-40-50% आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। बाकी कुछ ऐसे 50-40% क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल होते हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को। वो भी प्रैक्टिस करने से वो एलिमिनेट हो जाती है। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से वो सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। तो चलो ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं करते, सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है बेलेबल ऑफेंसेस के रिलेशन में। बेलेबल ऑफेंस के रिलेशन में आप लोगों को मालूम है कि प्रोविजन मेंशन किया है सेक्शन नंबर 436 में। तो क्वेश्चन ये है, इन अ बेलेबल ऑफेंस अ कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल बाय द पुलिस ऑफिसर। जब कोई भी बेल अगर पुलिस ऑफिसर के लेवल पर दी जा रही है, थाने के लेवल पर दी जा रही है, तो क्या कंडीशन लगा सकते हैं? दूसरा, कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल बाय कोर्ट। अगर कोर्ट बेल दे रही है तो क्या कंडीशन लगा सकती है? तीसरा, नो कंडीशन कैन बी इम्पोज्ड व्हाइल ग्रांटिंग बेल बाय पुलिस ऑफिसर और बाय द कोर्ट, यानी कोई कंडीशंस नहीं लगाई जा सकती। ओनली माइल्ड कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय द कोर्ट ओनली। अब चौथे में वो कह रहे हैं कि सिर्फ माइल्ड कंडीशन लगा सकते हैं, वो भी कोर्ट लगा सकती है। तो चलो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर सी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सी है कि कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जो भी बेल मांग रहे हो एज अ मैटर ऑफ राइट मांग रहे हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। लास्ट में चेक करेंगे कि ये आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे डील करूंगा ताकि पता चले कि लास्ट में कुछ एरर भी रह जाए, ताकि आप उसे सॉल्व कर लो। बेसिकली मैं यहाँ पर एक्यूरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे को तो आपको इन्वॉल्व करना है इसमें। जितना ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा, आप जितना मेंशन करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया नो कंडीशन इम्पोज्ड। सेव कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, अ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ पास बाय द असिस्टेंट सेशन जज। अरे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, वो भी असिस्टेंट सेशन जज, वो तो मैक्सिमम 10 साल की सजा दे सकते हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ झोल है। चलिए पढ़ते हैं क्या है। इज सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन बाय द हाई कोर्ट। अरे वो ऑर्डर पास ही नहीं कर सकता, तो कंफर्मेशन किस बात की? इज बियॉन्ड हिज पावर। हाँ, 10 साल की दे सकता है, लाइफ तो दे नहीं सकता, इसलिए उसकी पावर के बियॉन्ड है। तो यही करेक्ट आंसर हो गया हमारा। इसको सेव कर देते हैं। इन सर्टेन केसेस एनी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर एंड फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट द वारंट। नहीं कर सकता है। अगर पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट करना चाहता है, इन्वेस्टिगेट करना चाहता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, तो कर सकता है। दूसरा ऑप्शन, कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट। ये करेक्ट आंसर है, कर सकता है। नेक्स्ट, अ मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस मे इंक्रीज अमाउंट अबव 500 रुपीज पर मंथ। देखो ये तो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। पहले होता था कि लिमिट बनाई गई थी कि इतने से ऊपर मेंटेनेंस भी दे सकते हैं। अब तो वो सिचुएशन नहीं है। अब तो कितना भी अमाउंट क्वांटम हो सकता है, कितना भी अमाउंट हो सकता है, वो कितना भी बढ़ा भी सकते हैं। दूसरा वो कहते हैं कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 500 रुपीज। नहीं, ये तो करेक्ट आंसर नहीं है। कैन डिसमिस द एप्लीकेशन इन लिमाइन। लिमाइन में एप्लीकेशन डिसमिस कर सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं कर सकते। कैन इंक्रीज द अमाउंट विदाउट हियरिंग द पार्टीज। नहीं, दूसरी पार्टी को सुन तो लें, उसकी इनकम कितनी है, क्या है, उसके बाद ही तो कुछ डिसाइड करेंगे। तो यहां पर कर सकते हैं इंक्रीज 500, क्या कितने से भी ऊपर कर सकते हैं। यहाँ 500 को अपने दिमाग में मत बिठा के रखिए, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए डाला गया इसको। ठीक है, तो इसको भी सेव कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर टू कोर्ट्स सबऑर्डिनेट टू द सेम हाई कोर्ट। दो कोर्ट है हमारे पास और दोनों की दोनों एक ही हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है। हैव टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द सेम ऑफेंस एंड अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू विच ऑफ देम शैल ट्राई दैट ऑफेंस।
अब दो कोर्ट्स हैं, दोनों एक ही हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट हैं, दोनों ही इस केस को ट्राई कर रही हैं। अब कौन डिसाइड करेगा इस मैटर को कि दोनों में से मैटर किसके सामने चलेगा? पहला ऑप्शन हमारे पास ये है, द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय एनी वन ऑफ दिस कोर्ट्स, यानी इन दोनों में से कोई भी कोर्ट डिसाइड कर सकती है। नहीं, दोनों में से तो कोई एक कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकती। द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय एनी कोर्ट, उन दोनों में से कोई भी डिसाइड कर ले, नहीं ये भी नहीं है। द क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट, हाँ तो ये दोनों कोर्ट्स जिस हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट है ना, वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी कि दोनों में से केस किसके पास चलेगा। ठीक है, तो हम इसको मार्क कर देते हैं सी। भाई आप लोग भी तो मेंशन करते रहो ना कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इफ अ कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड टू द मजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, कोई मैटर किसी ऐसी मजिस्ट्रेट के सामने आ गया जो उस मैटर को ट्राई करने के लिए एम्पावर्ड नहीं था, तो वो क्या करेगा उस केस में? नंबर 1, वो कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। दूसरा, कंप्लेनेंट को पनिश कर देगा। ये तो बहुत सिंपल सा। ही शैल डिसाइड द कंप्लेंट, क्यों डिसाइड करेगा भाई जब आप एम्पावर्ड नहीं हो? ही शैल रिटर्न इट फॉर द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद द एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। हाँ बिल्कुल सही बात है, रिटर्न कर देगा, प्रॉपर कोर्ट में जाइए आप और लिख देगा, एंडोर्समेंट मेंशन कर देगा कि मैं तो एम्पावर्ड नहीं हूं इस केस को ट्राई करने के लिए, तो इस पर्टिकुलर कोर्ट के पास ले जाइए, वही कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। तो चलिए ठीक है, ही मेंशन कर देते हैं। चलिए, बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, अरे ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? सोचो सोचो सोचो, लिखो चैट बॉक्स में तो लिखो। बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे यार ये बात कर रहे हैं किसके बारे में? एंटिसिपेटरी बेल के बारे में। एंटिसिपेटरी बेल के बारे में प्रोविजन कौन से सेक्शन में मेंशन किया है बताओ, लिखो चैट बॉक्स में। 438। चलो, सो कैन, अब क्वेश्चन ये है कि बेल टू अ पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट कैन बी ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। सो सेशंस और हाई कोर्ट के पास पावर होती है एंटिसिपेटरी बेल देने की। तो करेक्ट आंसर तो ए मेंशन कर देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में मत रहना, एग्जामिनेशन में मैं मेंशन कर रहा हूं, आप मत करना, सारे ऑप्शंस को पढ़कर ही जवाब देना, क्योंकि कई बार ये होता है उसमें कुछ और भी एंगल होते हैं, उन एंगल को भी देख लेना चाहिए, ऐसे जल्दबाजी में मेंशन नहीं करना चाहिए। मुझे तो एक्चुअल में यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है तो बहुत वीडियो लंबी ना हो जाए, इस वजह से मैं क्विकली मेंशन कर रहा हूँ, लेकिन आप बहुत ध्यान से कॉशियसली मेंशन करना। कैन बी ग्रांटेड बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, नहीं वो एम्पावर्ड नहीं होता। इज अ मैटर ऑफ राइट, नहीं कोर्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। कैन बी कंसिडर्ड बाय एनी कोर्ट, नहीं कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट ही करेंगी। चलो इसको भी सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं, एन अपील अगेंस्ट एक्विटल बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट शैल लाई टू, देखो अगर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने कोई भी एक्विटल कर दिया, उसकी अपील कोई डालना चाहता है एक्विटल के अगेंस्ट, तो किसके पास डालेगा? सेशन को डालेगा, हाई कोर्ट को डालेगा, उसी कोर्ट को डाल देगा या लोअर कोर्ट को डालेगा? आप कहेंगे सर ये तो पागलों वाली बातें हैं, सेम कोर्ट और लोअर कोर्ट में तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो छोड़ दो ना, हाई कोर्ट में या सेशन में? नहीं नहीं, ये तो सेशन में ही जाएगी, हाई कोर्ट में तो सेशन कोर्ट की अपील जाती है। तो चलो ये भी करेक्ट आंसर हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना ये वाला क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा आपको आसान मिलेगा, क्योंकि ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चंस भी वहां पर कुछ मिलते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्शन 482 सीआरपीसी, ये किस में डील करता है? इंजंक्शन में डील करता है, या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं उनके अरेस्ट के बारे में डील करता है, या हाई कोर्ट की एपिलेट पावर के बारे में बात करता है, या इनहेरेंट पावर्स के बारे में? देखो फटाफट लिखना, फटाफट लिख रहे हैं सब के सर इनहेरेंट पावर्स ही होती हैं 482 में। ये कुछ पेटेंट क्वेश्चंस हैं, सबको उसके आंसर्स पता है। तो सोचो अगर आपको पता है तो आपके कॉम्पिटिटर्स को भी तो पता होगा ना, तो आपको अपना लेवल हायर करना पड़ेगा उनके मुकाबले में, तभी कंपटीशन में सक्सेस मिलेगा। ओके चलो सेव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, और यहाँ पर वो कह रहे हैं वेयर अंडर सेक्शन नंबर इन विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी अ पुलिस ऑफिसर कैन रिलीज एन एक्यूज ऑन बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। देखो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल केसेस में मैजिस्ट्रेट जो एम्पावर्ड होता है वो होता है अंडर सेक्शन 437, लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर की। पुलिस ऑफिसर कैन रिलीज एन एक्यूज ऑन बेल इन नॉन बेलेबल केस, मैजिस्ट्रेट रिलीज कर सकता है क्या? मैजिस्ट्रेट के बारे में तो मैजिस्ट्रेट तो रिलीज कर सकता है, बेलेबल में कर सकता है 437 में।
और मजिस्ट्रेट करता है नॉन बेलेबल में 437 में। तो हम एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए हम इसे 437 में लगा देते हैं और देखेंगे कि हमारा दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, क्या मजिस्ट्रेट भी इंक्लूड हो रहा है और पुलिस ऑफिसर इंक्लूड होता है कि नहीं होता है। देखो, जब कभी भी सेक्शन पढ़ो हमेशा डिटेल में पढ़ो। मैं यहाँ पर इस सेक्शन को जानबूझ के एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ ताकि इस सेक्शन को खोलो और पढ़ो और तुम्हें पता चले कि सिर्फ पुलिस ऑफिसर दे सकता है या मजिस्ट्रेट दे सकता है कि दोनों दे सकते हैं या खाली मजिस्ट्रेट दे सकता है। कंसेप्ट, मेरा पर्पस क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, मेरा पर्पस है तुम्हारा उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पर अटेंशन ड्रॉ करना और उन चीज़ों को आपको दिमाग में बिठवाना कि आप बाद में कंसल्टेशन करें किताबों को, कि आपको पता चले कि इन मैटर में क्या होना चाहिए। रूटीन में तो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए चले गए, उससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। आपका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट और उसके बेस पर स्टडी करना, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, इनको बाद में खोल के ना इन सब सेक्शंस को, टॉपिक्स को वहां से पढ़ो। क्योंकि अगर आप सोचोगे सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे, हाँ आएंगे, लगभग 50% आ जाएंगे, 60% आ जाएंगे, लकी 40% तो आप जो उनको रेफर करोगे अपने टॉपिक्स को, फिर उनके बेस पर क्वेश्चन और बनेंगे, नए नए क्वेश्चन बनेंगे, नए नए तरीके से बनेंगे, नए एंगल से बनेंगे। तो चलो हमने 437 मेंशन कर दिया। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट कैन अरेस्ट अ पर्सन। हाँ जी, कौन सा सेक्शन है बताओ, लिखो चैट बॉक्स में। कौन सा? 44? अच्छा ठीक है, चलो आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफेंसेस गिवन इन द कोड ऑफ सीआरपीसी। क्लासिफिकेशन कहाँ दिया है ऑफेंसेस का? देखो शेड्यूल है हमारे पास, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल? कुछ क्या मेंशन करूं, सेकंड करूं कि फर्स्ट करूं? सेकंड कर दूं? चलो बताओ रैंडमली, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता, क्या करूं? अक्कड़ बक्कड़ कर लें? वो तो तब करने की जरूरत रहती है जब हमें कुछ पता ही ना हो। चलो अच्छा, यहाँ पे सेकंड कर देते हैं, बाद में चेक करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं ये सही है गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं कि सही है गलत, इसे बाद में चेक करेंगे, ठीक है। मेंशन कर देते हैं, हो सकता है गलत ही हो, चेक करेंगे बाद में, हम भी तो देखें तुम क्या कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो गलत कर रहे हो। चलो ठीक है, सेव कर दिया। अंडर द स्कीम ऑफ सीआरपीसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस आर पब्लिक रॉन्ग, प्राइवेट रॉन्ग, दोनों, कोई भी नहीं। यार देखो, एनसीआर लॉन्च करते हो ना, पुलिस वाले के पास जाते हो और कहते हो मेरे साथ ये ऑफेंस कमिट हुआ, पुलिस वाला कहता है यार ये तो एनसीआर, हम एनसीआर लॉन्च करेंगे, हम इसमें इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, नाम अरेस्ट करेंगे। क्यों? वो कहता है जी अगर मामला पब्लिक रॉन्ग का होता तो स्टेट पार्टी बनती, हम तभी तो इन्वेस्टिगेट करेंगे जो पब्लिक मैटर होगा। पब्लिक मैटर तो है नहीं, तो हम इन्वेस्टिगेट किस बात का करें? इसका मतलब वो प्राइवेट रॉन्ग हो गया ना, तो ठीक है हम मेंशन कर देते हैं प्राइवेट रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 14th, अ मैजिस्ट्रेट हैज अ पावर टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफेंसेस अंडर आईपीसी, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, दोनों, या ए या बी नहीं। देखो, मैजिस्ट्रेट 156(3) में डायरेक्शन दे सकता है, चाहे वो आईपीसी के ऑफेंसेस हो, चाहे लोकल लॉ के हों, चाहे वो स्पेशल लॉ के हों, किसी के भी। तो ठीक है, हमारा आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। चलो जी आगे। मेंटेनेंस ऑफ अ केस डायरी बाय इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इज मैंडेटरी होती है। तो देखो एक चीज यहां मैं तुम्हें बता दूं कि जब कोई ऑफेंस कमिट होता है ना, तो दो तरह की डायरीज में उनका एंट्रीज होती हैं। एक होता है जनरल डायरी, जनरल डायरी थाने पे पड़ी रहती है, उसमें जो कुछ भी पुलिस स्टेशन के लेवल पर जो पर्सन आए गए, पुलिस वाले दबिश पर गए, किस समय पर कौन कौन आया, कब एफआईआर दी, इन सब के बारे में डिस्क्रिप्शन वहां रहता है। दूसरा डायरी होता है केस डायरी। केस डायरी पर्टिकुलरली एक केस से रिलेटेड होती है, जिसके बारे में जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है उस डायरी में हम लोग लिख देते हैं, पुलिस वाला उस डायरी में लिख देता है कि मैंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, मैं स्पॉट पर गया, मैंने नक्शा नजरी बनाया, मैंने इसके विटनेस रिकॉर्ड किया, मैंने रिकवरी किया, ये किया, वो किया, वो सारी चीज़ें वहां पर वो मेंशन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम केस डायरी के बारे में बात करें तो मैंडेटरी या डायरेक्टरी तो है नहीं, ना ही उसकी मर्जी होती है कि वो मेंटेन करे ना करें। चलो नेक्स्ट, ऑब्टेनिंग सिग्नेचर ऑन द कन्फेशन ऑफ द पर्सन मेकिंग कन्फेशन अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी। जो भी स्टेटमेंट होता है ना 164 के, वो चाहे विटनेस हो चाहे कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहे हो, वो साइंड होता है उस विटनेस के द्वारा।
या उस एक्यूज के द्वारा साइंड होते हैं वो। तो ये मैंडेटरी है या ये भी प्रोसीजरल या डिस्क्रिशनल बात है? नहीं, ये भी मैंडेटरी है, जरूरी है, उसको करना जरूरी है। चलो जी नेक्स्ट, टेकिंग कॉग्निजेंस ये कैसा फंक्शन है? एडमिनिस्ट्रेटिव है। देखो, अगर कोर्ट कॉग्निजेंस ले रही है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया उस केस में और फिर देखा कि इस मैटर में क्या बनता है। तो यहां तो वो अपना जुडिशियल फंक्शन डिस्चार्ज कर रहे हैं ना, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो है नहीं, ना ही कोई सुपरवाइजरी फंक्शन है या दोनों भी नहीं है। तो बेसिकली हमारा ए हो गया। नेक्स्ट देखिए, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी रिक्वायर, 195 में जो कंटेम्प्ट होती है पब्लिक सर्वेंट की लॉफुल अथॉरिटी की, उसके रिलेशन में कंप्लेंट फाइल होती है और सेक्शन ये कह रहा है कि वो राइटिंग में ही होनी चाहिए। तो यहां पर ओरल कंप्लेंट तो जाएगी नहीं, राइटिंग में जाएगी। तो ठीक है, ये भी हो गया। कमिटल प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी आर ऑफ नेचर ऑफ, ये इंक्वायरी की नेचर होती है इसकी हमेशा। इन्वेस्टिगेशन तो कभी भी मजिस्ट्रेट नहीं करता, वो तो पुलिस ऑफिशियल ही करते हैं। तो यहां पर इंक्वायरी कर रहे हैं, वो ट्रायल वो है नहीं, कमिटल ट्रायल थोड़ी है वो। तो कमिटल तो उसके ट्रायल तो कमिटल के बाद स्टार्ट होगा। तो ये इंक्वायरी हो गई। समन्स केस मीन्स अ केसेस विच आर रिलेटिंग टू ऑफेंसेस नॉट बीइंग द वारंट केस। हाँ, तो एक्चुअल में क्या है कि उन्होंने सीधा ये नहीं बताया कि समन केस कौन से होते हैं, उन्होंने कहा कि वो केसेस जो वारंट केसेस नहीं होते वो समन्स केस होता है। तो हमारा आंसर हो गया ए। चलो ठीक है, नेक्स्ट, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का क्या मतलब है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का मतलब हुआ अ पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट द वारंट। नॉन कॉग्निजेबल, याद रखो, पुलिस ऑफिसर के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की बिना वारंट के, बिना वारंट के तो नहीं अरेस्ट कर सकता। सो अ पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। तो इसको लिख देते हैं फिलहाल, पुलिस ऑफिसर हैज अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट ना। अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट बट इन्फॉर्म द हायर अथॉरिटी आफ्टरवर्ड्स, नहीं, ये भी नहीं है। नन ऑफ अबव, ये भी नहीं है। तो ही करेक्ट आंसर है। चलो आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल to be appointed as a public prosecutor if he has been in practice for not less than, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए आपके सीआरपीसी में लिखा है कि उसे मिनिमम 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना? तो ठीक है, यही आंसर है इसका, 7 ईयर्स। इन अ बेलेबल ऑफेंस द बेल इज ग्रांटेड एज अ मैटर ऑफ राइट। भाई बेलेबल ऑफेंस में आप एज अ मैटर ऑफ राइट ही तो क्लेम करते हो। तो ये बेल कौन कौन दे सकता है? थाने से भी बेल मिलती है और मजिस्ट्रेट कोर्ट से भी मिलती है, दोनों से मिलती है, ये तो हमें पता ही है। तो चलो ठीक है, दोनों हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। भाई दोनों ही दे सकते हैं, ऐसा तो है नहीं खाली पुलिस ऑफिसर दे सकते हैं या ये नहीं दे सकते, कोई भी दे सकता है दोनों से। आपने थाने से करानी है थाने से करवा लो, बेल से करानी मजिस्ट्रेट से करानी है, कोर्ट से करानी है कोर्ट से करा लो, इट हार्डली मैटर्स। द पावर टू डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी कैन बी एक्सरसाइज बाय, भाई 153 की एप्लीकेशन कहाँ लगाते हो? मजिस्ट्रेट के सामने तो लगाते हो, सेशन के यहाँ तो लगती ही नहीं है। तो ये नहीं हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यू सेक्शन इज इंसर्टेड बाय क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2013। देखो, निर्भया वाले केस के बाद अमेंडमेंट हुआ और बड़े सारे सेक्शंस में उन्होंने अमेंडमेंट किए। तो उसमें 370A भी था, 324 भी है, 326 भी है, ये तीनों है। ऑल ऑफ अबव। चलो इसको भी सेव कर लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस आ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी परमिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द ललिता कुमारी जजमेंट। ललिता कुमारी का जो जजमेंट था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो इस रिलेशन में था कि अगर कोई भी एफआईआर लॉज होती है तो उसमें कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उससे पहले करी जा सकती है। अब कौन कौन से मामलों में की जा सकती है? यहां पर वो कह रहे हैं कि कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट या फैमिली डिस्प्यूट का मामला है तो भाई एक बार पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लो उस मैटर में, या कोई कमर्शियल ऑफेंसेस का मामला है तो उसमें भी कर लो, मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस के मामले हैं तो उनमें भी कर लो। तो हमारे पास आंसर हो गया ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट अ सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड आउट दैट द विक्टिम ऑफ बाइगेमस मैरिज इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। देखो, अगर एक मैन ने पहले एक लेडी से शादी कर ली, उसके बाद एक और लेडी से शादी कर ली, ठीक है, तो इसमें विक्टिम कौन हुई बाइगेमस मैरिज की? सेकंड वाली या पहली वाली भी हो सकती है, डिपेंड करता है। तो इसमें से जो लेडी अफेक्टेड है, विक्टिम है बाइगेमस मैरिज की,
क्या वो मेंटेनेंस मांग सकती है? अब जो सेकंड वाली वाइफ है उससे तो हम कहेंगे ये तो लीगली मैरिड वाइफ नहीं है, ये तो नहीं मांग सकती। लेकिन जजमेंट्स ये कह रहे हैं कि हाँ, सेकंड वाली वाइफ चाहे वो लीगली मैरिड वाइफ ना भी हो, लेकिन मेंटेनेंस के पर्पस के लिए वो मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल्ड है। और ये केस है हमारा इंदिरा शर्मा वर्सेस वी शर्मा वाला केस है, इसमें हेल्प किया गया। चलो इसको सेव कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। द गाइडलाइंस रिगार्डिंग अरेस्ट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर बाय द पुलिस वर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट। कौन सा वाले केस में था? ये तो सबको पता है, पता है तो लिख दो, लिख दो चैट बॉक्स में फटाफट। तो इसका आंसर है हमारे पास दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसको भी सेव करते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिमांड विच कैन बी ऑर्डर्ड अंडर सेक्शन 309 क्लॉज 2 ऑफ सीआरपीसी? मैक्सिमम रिमांड कितने दिनों के लिए भेज सकते हैं? सभी को पता है 15 दिनों की। अच्छा, लेकिन तुम लोगों ने एक चीज नोटिस नहीं की, मजिस्ट्रेट 15 दिनों की नहीं देता, देता कितने की है? 14 दिनों की। 15 दिन एक दिन क्वेश्चन के लिए रखते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो जाए, आगे पीछे टाइम पीरियड ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि 15 दिन में लाने में 24 मान लो 15 दिन पूरे हो रहे हैं उस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम में। डेट एंड टाइम का भी तो झंझट होता है ना, इतने बजे पर इतने पर दी तो वो मान लो टाइम निकल गया तो फिर वो 15 दिन पूरे हो गए तो फिर वो अरेस्ट इलीगल हो जाएगी। तो मजिस्ट्रेट इस चक्कर में पड़ते ही नहीं है, कोर्ट इस चक्कर में पड़ती ही नहीं है। वो कहते हैं हम तो 14 दिनों के ही दे रहे हैं, अपने आप 15 दिनों में वो अंदर ही रहेगी, ऊपर एक्सीड करेगी ही नहीं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर गिवन बाय एक्यूज अंडर सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी आर। ये जो भी आंसर्स देते हैं 313 के 313 में, क्या ये एज एन एविडेंस यूज कर सकते हैं? कहते हैं नहीं, ये तो एविडेंस नहीं होती, तो ये एविडेंस नहीं होती। तो चलो ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, फिनिश करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आया। यहां पर वो कह रहे हैं कि आपका पोटेंशियल है जज बनने का, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो चलिए जरा देखते हैं हमारा, लेकिन जो रिजल्ट आया है वो आया है 96%। यानी हमारे इनमें कुछ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं कुछ छोड़ूंगा उसके अंदर ताकि पता चले, ताकि मैं आंसर शीट्स दिखा सकूं आपको कि इनमें से ये चीज़ें हमें कैसे स्पॉट करनी है और आप वेबसाइट पे जाकर कैसे चेक करोगे। तो यहाँ पर हमारे पास मेरे पूरे मार्क्स नहीं आए हैं, मेरे कम परसेंटेज आया है। टोटल क्वेश्चन 30 थे, मैंने अटेम्प्ट किए 30, नॉट अटेम्प्टेड 0। जो आंसर मैंने रॉन्ग किया है वो है मेरा 1। करेक्टली मेरे 30 में से 29 करेक्ट हैं, नेगेटिव मार्किंग मेरी 0.25 हो गई। ठीक है जी, अब जरा व्यू आंसर्स पर जाते हैं और देखते हैं कि मेरे क्या आंसर है। अब बस मुझे उन्हीं को ही स्पॉट करना है जो मैंने गलत किया है। तो चलो सीधा सीधा चलते हैं और देख लेते हैं मैंने कौन सा गलत मेंशन किया। ये देखिए, यहां पर हमने मेंशन किया था सेंट क्लॉज। मैं तुमको कह रहा था कि बताओ जी इसमें कौन सा वाला करेक्ट है, बताओ। मैंने कहा था ना चलो बाद में देखते हैं। तो वहां पर हमारे पास करेक्ट आंसर है फर्स्ट शेड्यूल, और मैंने मेंशन किया था सेकंड। क्लासिफिकेशन जो मेंशन किया हुआ है जो भी ऑफेंसेस का, वो फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन हुआ है, सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं किया हुआ। ठीक है, सो मेक इट श्योर। सो दैट इज ऑल इन रिलेशन टू दिस। तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग का तरीका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर लो। जो लोग मेरी क्लासरूम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in पर विजिट करके एनरोल कर लीजिए, और रिक्वेस्टेड जो भी प्लान आप लेना चाहते हो ले लीजिए, ऑनलाइन टेस्ट लेना है वो ले लीजिए, क्लासरूम ज्वाइन करनी है तो वो कर लीजिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।